हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रश्नावली 1.2 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सब। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। प्रश्न पढ़ने से पहले पहला सवाल हम पढ़ते हैं अब। तो देखो क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य कुछ नहीं करना, आपको अभाज्य गुणनफल करना है बस, जो आपने 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 9वीं क्लास में बहुत कुछ किया है। तो मैं ये 500 सवाल है, 5 सवाल नहीं कराऊंगा, एक सवाल कराऊंगा। आई होप कि आगे वाले सवाल इस तरह से आपको हो जाएंगे। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ इसका, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं। पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड करना ही आता है आपको सबको। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। कितनी बार? 70। 2 कितना? 35 बार। अब किसका जाएगा? सीधा 5 का। कितनी बार? 7 बार। 7 बार 1। तो क्या लिख सकते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। 2 की घात हो जाएगी 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब अभाज्य गुणनखंड करना है, कुछ नहीं, बस इसका भी आप कर लेना, इसका ही कर लेना, इसका ही कर लेना, इसका भी कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पर। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो इस प्रकार है, देखो क्या लिखा हुआ कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए, ये पेड़ दे रखे आपको दो के जोड़े। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इन दोनों के लिए आपको HCF LCM ज्ञात करना है। इसके लिए भी HCF और LCM, और इसके लिए भी HCF और LCM। पूर्णांकों के लिए HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। आपको सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है, इनका गुणनफल HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर है। इससे पहले वाले अपने वीडियो में इस उदाहरण हमने देखे, उदाहरण के एक उदाहरण में हमने ये सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र पढ़ा था? कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो इस वाले सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले HCF और LCM निकालना है, उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल करना है। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर अगर आ रहा है तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपका सवाल गलत है। तो अब मैं तीनों नहीं करवा रहा हूं, तीनों सिमिलर ही है, तो मैं सबसे लास्ट वाला सवाल ले रहा हूं, सवाल नंबर 3। क्या लिखा हुआ है कि 336 और 54। तो पहले इनका अभाज्य गुणनफल कर लो। ये 336 कितनी बार? 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 13 कितनी बार गया? 6 बार। 16 फिर गया 8। लिखो 2 कितनी बार गया? 84 कितनी बार? 4 2 कितनी बार? 21। अब 2 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार? 7 बार और 1। तो क्या लिखेंगे? 336 बराबर 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब हम करेंगे 54। 54 का अभाज्य गुणनखंड 27। 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 बार और 1 बार। क्या लिखेंगे इसमें भी? 2 की घात 1 3 की घात 3। अब हम निकालेंगे HCF, उसके बाद निकालेंगे LCM। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने, ऐसा गुणनखंड जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या लेंगे? 2। फिर 3 इसमें है, इसमें भी है, इसलिए लेंगे 3। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब HCF निकालने के लिए इसकी न्यूनतम घात रहते, क्या चले न्यूनतम घात है, तो इसमें न्यूनतम घात कितनी? 1। तो 1 न्यूनतम घात 1, तो 1 कितना आ गया इसका HCF? 6। और LCM के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि LCM आपको सभी लेना है, जितने गुणनखंड है सभी को लेने। तो पहला गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद क्या लेंगे? 3। उसके बाद क्या लेंगे? 7। बस खत्म। अब इसकी उच्चतम घात लेनी है। तो 2 की उच्चतम घात कितनी है? 4। 3 की उच्चतम घात कितनी है? 3। और 7 की उच्चतम घात 1। इसका गुणा करो तो ये हो गया 2 इंटू 2 2 4, 2 चौके 8, और ये हो गया 16। 16 इंटू इसका हो गया 27 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7 कितना आ गया? 3024। अब प्रश्न में दे रखा है सत्यापित कीजिए, क्या जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM। मतलब आप इसका इसका गुणा करेंगे और HCF तथा LCM का गुणा करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर दोनों का आंसर बराबर आ रहा है तो आपको ये सत्यापित करना था। अब हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा रब करके मैं चलता हूँ आगे। लोग कंटिन्यू करते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हमें पता है कि HCF कितना निकला था हमारा? 6। LCM कितना निकला था हमारा? 3024। अब हम लिखेंगे जैसा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी? 336 और 54। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाना है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्या कौन सी है? 336 इंटू 54। HCF कितना अपना? 6।
एलसीएम कितना अपना 3024, इसका मल्टीप्लाई हो गया ये 18,144, इसका भी गुणा हो गया 18,144। दोनों साइड कैसी है, बराबर है, मतलब ये आपको सत्यापित करना था। अब हम बढ़ते प्रश्न तीसरे की ओर। लो कंटिन्यू करते सवाल नंबर 3 को। इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के हैसियत तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न 2 में किया था, जहां 2 संख्या थी, यहाँ कितनी संख्या है, 1, 2 और 3। जब 3 संख्या है तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, 2 संख्या का गुणनफल बराबर हैसियत इंटू एलसीएम। यहाँ 3 संख्याओं का हैसियत तथा एलसीएम ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो मैं तीनों ही सिमिलर है, तो मैं इसमें से पहला सवाल कर लेता हूँ, 2 सवाल आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है ये। तो पहला करते हैं हम 12, 15 और 21, तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करो। ये 12 का, ये 2, 6, 2, 3, 3 और 1, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दो आप 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3। फिर हम क्या करेंगे, 15 का सीधा 3 का भाग देगा कितनी बार, 5 बार, 5 बार और 1, तो लिखेंगे 15 बराबर 3 की घात 1, 5 की घात 1। 15 के बाद क्या बचा, 21, 21 में 3 का भाग 7, 7 और 1, तो 21 क्या लिखेंगे, 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब हमें निकालना है हैसियत, क्या निकालना है, और हैसियत में मैंने सिखाया था ऐसा गुणनखंड लेना है जो तीनों के पास हो। तो देखो 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसलिए क्या लेंगे हम 3। फिर 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसलिए क्या है, कॉमन सिर्फ 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3, और वो भी हैसियत में हमें निम्नतम घात देनी है, निम्नतम मान कितनी है, 1, तो इसका हैसियत हो जाएगा 3। फिर एलसीएम में हमें सब लेने, जितने भी गुणनखंड है सब लेने, तो पहले क्या लेंगे 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7। अब मैं अधिकतम घात लेनी, कितनी लेनी है, अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1, तो इसका गुणा 2, ये हो गया 420, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420, और एचसीएफ कितना आ गया 3। अब हम बढ़ते सवाल नंबर, चलो मित्रों बढ़ते प्रश्न 4 की ओर। और प्रश्न चौथा परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसको 2-3 स्टार लगा दो, डबल स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हैसियत 306 व 457, इन दोनों का हैसियत दे रखा कितना 9, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना, क्या करना है, एलसीएम ज्ञात। ऐसा सवाल हमने उदाहरण में किया था, और इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्या बराबर होता है हमेशा हैसियत इंटू एलसीएम, बस ये इस फॉर्मूले पे बेस्ट सवाल है। तो 2 संख्या कौन सी है हमारे पास, 306 इंटू 657, हैसियत दे रखा है कितना 9, और एलसीएम तो हमें पता ही नहीं है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ये इसके साथ गुणा में इधर के क्या हो जाएगा भाग, तो लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, 9 का भाग गया इसमें 3 और ये क्या 4, ठीक, तो एलसीएम बराबर हो गया अपना 34 इंटू 657, कितना आएगा इसका 22338, बस ये था अपना आंसर, इजी सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बढ़ते सवाल नंबर 5 की ओर, वो इससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 5, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरह का उदाहरण मैंने आपको करवा दिया, यहाँ सिर्फ लिखा होता 4 की पावर n। अब हम इस सवाल को डिटेल में पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब हम सीधा इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसा लिखना है। तो सवाल पढ़ता हूं मैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अब कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर ऐसी n प्राकृत संख्या है, n की जगह अलग अलग मान लिखेंगे और से अलग अलग आपके आंसर आएंगे, तो ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 0 पर समाप्त हो। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर ऐसी कोई संख्या है जो 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 उपस्थित नहीं है तो वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं सवाल का सॉल्यूशन करता हूँ कैसे करना है। तो क्या लिखेंगे, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य कंपल्सरी होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, वह संख्या
शून्य पर समाप्त होगी। अब हम देखो 6 के लिए, अगर किसी संख्या के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 व 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अंक हो तो वो चलेगा, लेकिन 2 और 5 तो होना ही चाहिए। अब हम लिखेंगे 6 की पावर n। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम कि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में या अभाज्य गुणनखंडों में 5 अनुपस्थित हैं, 5 अनुपस्थित हैं, इसलिए 6n किसी प्राकृत संख्या n के लिए, 6n किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस ये आपको बताना था। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगी। अगर 2 या 5 में से कोई भी अनुपस्थित है तो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हम करते हैं प्रश्न छठा, सवाल नंबर छठा, और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो मैं इसको पढ़ता हूं। इसमें लिखा हुआ कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5 भाज्य संख्या है। अब क्यों है ये, आपका इसकी व्याख्या करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां देखो, ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड, ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड संभव या हो। ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे दूसरे प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये परीक्षा में आपको नहीं लिखना है। अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्न को कि ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। तो इसमें इस सवाल में 2 पार्ट है, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। तो पहला ए पार्ट लिख रहा हूं मैं, क्या लिखेंगे, 7 × 11 × 13 + 13। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, सबका गुणा करके 13 को जोड़ के फिर एक बड़ी सी संख्या आएगी, उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, उसके बाद उसके आप फिर देखोगे कि वो भाज्य है या नहीं है। तो वो बेसिकली बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए आसान तरीका है। देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 को आप ले सकते हो कॉमन। तो 13 को ले लिया हमने बाहर, क्या बचा अंदर, 7 × 11 + 1, 13 तो आ गया बाहर। 7 × 13 कितना होगा, 7 × 11 सॉरी 77 + 1, क्या लिखेंगे इसको, तो 13 × 78। देखो इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, तो लिखेंगे हम चूंकि इसके या इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, क्योंकि आपने बता दिया कि 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या, ये संख्या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरे को हम करते, इसको रब करके मैं करता हूं आगे। इसका दूसरा पार्ट, अब पार्ट बी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में क्या है 5। इस संख्या को भी ये सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। अगर इस संख्या के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड संभव हो गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी को गुणा करके फिर उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में से 5 को आप कॉमन ले सकते हो। तो हमने ले लिया बार, क्या बचा, 7 × 6 × 4, 5 तो आ गया बार, × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 आ गया बार, तो क्या आ गया 1। इन सब का गुणा करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1008 + 1, क्या आ रहा है 1008 और 1 1009। तो इसके भी 2 गुणनखंड संभव है। तो वापस लिखेंगे वैसे कैसे, चूंकि
इस संख्या के दो गुणनखंड संभव है, गुणनखंड संभव है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या होगी, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या होगी। ये हमने इसकी व्याख्या कर दी। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सवाल नंबर 7 दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इतना खास सवाल नहीं है, बस लैंग्वेज बड़ी है इसकी। तो मैं पढ़ता हूं इसको। इसमें लिखा हो कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लड़की है जो इस मैदान का चक्कर लगा रही है, जिसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसको मैं समझा रहा हूं कि कैसे डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि एक वर्ताकार पथ है, क्या ये एक वर्ताकार पथ, तो सोनिया यहां से स्टार्ट हो गया, दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करेंगे। तो सोनिया पहले लिख दो कि सोनिया को कितने लग रहे, इसके चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, मतलब यहाँ चक्कर लगाने में पूरा यहाँ एक राउंड करने में। उसके बाद दूसरा कौन है, रवि को लग रहे 12 मिनट। रवि तेज भाग रहा है, सोनिया धीरे धीरे भाग रही है। मान लीजिए कि रवि ने एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लिया, जैसे कि रवि ने तो कर लिया। सोनिया यही आएगी, अभी तक 12 मिनट तक तो यही आएगी। फिर 18 मिनट में कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब दोनों मिलेंगे और दोनों ने एक ही स्थान पर एक ही समय से, मान लीजिए कि उसने 1 बजे प्रारंभ किया, कितने बजे, 1 बजे, तो दोनों घूमते 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 2 बजे मिल गए। कितने बजे मिल गए, तो दोनों का समय तो हमेशा बराबर होगा। 1 घंटा ही तो लिया दोनों ने, रवि भी 1 घंटे के बाद मिला, सोनिया भी 1 घंटे के बाद मिली। अब हम लिखेंगे थोड़ी सी लैंग्वेज देखो। तो माना कि क्या करेंगे, माना कि रवि x चक्कर तथा सोनिया y चक्कर के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि रवि द्वारा x चक्कर में लगा समय, या एक चक्कर में 12 मिनट लग रहे, तो x चक्कर में कितना होगा, 12 इंटू एक्स। एक चक्कर में 12 मिनट लग रहे, 2 चक्कर में 2 इंटू 12, 3 चक्कर में 3 इंटू 12, तो x चक्कर में 12 इंटू एक्स। तो रवि को x चक्कर में लगा समय, कितना लगेगा समय, 12 इंटू एक्स मिनट। और सोनिया को y चक्कर में लगा समय, सोनिया को y चक्कर में लगा समय, कितना लगा समय, ये मैं समझा रहा हूं सवाल को। क्या लिखेंगे, 18 इंटू वाई मिनट। अब देखो दोनों ने एक ही जगह से प्रारंभ किया था, यहां से सोनिया ऐसे ऐसे घूम रही है। मान लीजिए कि उन्होंने 1 बजे यहां से प्रारंभ किया, फिर घूमते 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 2 बजे दोनों मिल गए, तो दोनों ने 1 घंटा, रवि ने भी 1 घंटे समय और इसके भी 1 घंटा समय, तो इसलिए दोनों का समय क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि 12 गुणा एक्स बराबर होगा 18 गुणा वाई के। ये दोनों बराबर है किसी एक संख्या के, मान लीजिए कि वो कोई समय है, एक संख्या मान लीजिए कि a मान लो। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि a का गुणज ये है, a का गुणज ये है। a इससे पाड़े में भी आ रहा है और a इसके पाड़े में भी आ रहा है। दोनों अगर इसके पाड़े में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, फिर इसका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के इस वीडियो में क्या, इस सवाल में आपको एलसीएम निकालना था, बस मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बताया था आपको। 18 और 12 का क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो 18 का और बाजी गुणनखंड करते पहले, 2 9 3 3 3 और 1, तो 18 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 3 की पावर 2। अब हम लिखेंगे 12, 2 कितना हुआ 6, 2 3 3 और 1, तो 12 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बता दिया कि सब गुणनखंड लेने, तो क्या लेंगे पहले, 2 और 3, 2 ही गुणनखंड है, और उनकी अधिकतम घात लेनी है। 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 2, कितना होगा 36 मिनट। तो सोनिया तथा रवि 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो इस वीडियो से संबंधित कमेंट करके जरूर बताना।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।